हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टोइकियोमेट्री का सेकेंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक रिएक्टेंट वाला अगर कोई रिएक्शन है वहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट सेलेक्ट करने की कोई आइडेंटिफाई करने की कोई झंझट नहीं थी। लेकिन अब हम लोग वैसे रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर, इफ इन ए रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, देन वी हैव टू फॉलोइंग दीज स्टेप्स। हम लोगों को फॉलो करना है। इस स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन को लिख देना है, राइट द बैलेंस इक्वेशन। स्टेप 2 में क्या है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना है। और स्टेप 3 में क्या है, ये ध्यान देना है कि सारे के सारे कैलकुलेशन कैसे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब यहाँ पर हीरो कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। अब प्रश्न उठता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो देखिए, रिएक्टेंट्स को हम लोग, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, एलआर और ईआर। एलआर का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, ईआर का मतलब एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन देखिए, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट या कंप्लीटली एंड लिमिट्स और स्टॉप्स द रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ऐसा रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जा रहा है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, और उसके कंज्यूम होने के बाद से रिएक्शन क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, लिमिट हो जा रहा है। अब उससे आगे नहीं बढ़ने वाला है रिएक्शन, क्योंकि वो खत्म, एक रिएक्टेंट खत्म हो गया तो बाकी के रिएक्टेंट कितने भी रहेंगे उनसे रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन के लिए सारे रिएक्टेंट का होना जरूरी है। तो जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो गया उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन एक्सेस रिएजेंट कौन है, तो ऐसे रिएक्टेंट जिसका कुछ अमाउंट, सम अमाउंट लेफ्ट इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो द रिएक्टेंट हुज सम अमाउंट लेफ्ट remain left even after the completion of reaction is called as एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट हुआ है कि रिएक्शन समाप्त हो गया, फिर भी उसके कुछ थोड़ा या बहुत अमाउंट जो है उसका अनरिएक्टेड फॉर्म में रह गया, अनयूज्ड रह गया, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। तो एक्सेस रिएजेंट से कैलकुलेशन नहीं होता है। किसके आधार पर कैलकुलेशन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर। पहला स्टेप क्या है, बैलेंस इक्वेशन लिखना है। सेकेंड स्टेप क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना। तीसरा स्टेप क्या है, सारे के सारे कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर ही होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग जान गए हैं। लिमिटिंग रिएजेंट वह है जो पहले कंज्यूम हो जाता है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन दे दिया कि 2a + 3b देता है 4c 5d। अब ये हमने मान लिया कि यह एक बैलेंस इक्वेशन है। क्वेश्चन में दे दिया है दोनों का a और b 5-5 मोल दिया हुआ है, c और d का मोल पूछ रहा है। कैसे आप निकालिएगा, तो एक स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो निकालना है। कैसे निकालिएगा ये रेशियो, तो जो भी गिवन मोल है वो गिवन मोल को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड जैसे कीजिएगा तो आपको एक रेशियो, जैसे 5 है, 5/2 करिएगा तो 2.5 हो जाएगा। यहाँ पर 5/3 करिएगा तो 5/3 हो जाएगा। अब ये 2.5 और 1.67 में छोटा कौन है, 1.67। ये छोटा आ गया या रेशियो, इसका मतलब है कि ये क्या है, B इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये पहले खत्म हो जाएगा। तो सारे के सारे कैलकुलेशन किसके आधार पर होंगे, इसी यही लिमिटिंग रिएजेंट के आधार पर। कौन हो गया यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट, ये B वाला लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब देखिए कैसे है, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ B कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कांस्टेंट कोफिशिएंट डिवाइड इक्वल होगा। ये देखिए, ये जो रेशियो है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंज्यूम्ड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कोफिशिएंट, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये रेशियो आपस में बराबर होता है। देखिए ना, ये रेशियो तो ऑलरेडी यही है, 5/3 है, 5/3 है, और ये NC/4 लिखे। NC कितना आएगा, 4 × 5/3। अब देख लीजिए जरा, ये 5/3 क्या है, ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है लिमिटिंग रिएजेंट का, वहीं तो हम लोग निकाले हैं। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का जो ये छोटा वाला जो रेशियो आया उसके ये कितना गुना बनेगा, 4 गुना बनेगा, 4 टाइम्स बनेगा। और D कितना गुना बन जाएगा, 5 टाइम्स बनेगा। तो ए सार ऑफ LR × 5, मतलब 5/3 × 5, 25/3 मोल। तो इस तरह से हम लोग बड़ा ही आसानी से इसका मोल कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करिए। जो भी रेशियो आया दोनों रिएक्टेंट में, आप देखिए कि छोटा कौन है। जिस रिएक्टेंट का
रेशियो छोटा आया, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो छोटा आया, उसको आप लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। और उस लिमिटिंग रिएजेंट का उतना ही टाइम्स, जैसे ये हम लोगों का कितना आया था 5/3 आया, तो 5/3 के 4 गुना ये बनेगा, 5 गुना ये बनेगा, 2 गुना ये खर्च होगा। कितना खर्च होगा? 2 गुना। देखिए कितना आसान है। जैसे अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये जो एक्सेस रिएजेंट है, इस एक्सेस रिएजेंट का कितना मोल कंज्यूम होगा, कितना मोल होगा? 5/3 का 2 गुना होगा, तो 2 गुना 5/3 का मतलब 10/3 मोल होगा। कितना इसका अनरिएक्टेड, ये भी क्वेश्चन आता है, कितना अनरिएक्टेड होगा? तो अनरिएक्टेड मतलब इनिशियल। अब अनरिएक्टेड कैसे निकाल पाइएगा? तो इनिशियल मोल ले लीजिए, उसमें से रिएक्टेड मोल को माइनस कर दीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा। इनिशियल मोल कितना था? 5 मोल था, और खर्च हो गया कितना? 10/3 मोल, तो बच जाएगा कितना? 5/3 मोल। तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया कि प्रोडक्ट्स कितने मोल बन गए, रिएक्टेंट्स ये तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला तो कंप्लीटली खर्च हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट वाला में कितना खर्च हुआ और कितना बच गया। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए जरा, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका ए का 10 मोल क्वेश्चन में दिया है, बी का 16 मोल दिया है। अब पूछ रहा है कि सी और डी कितने बनेंगे। तो सबसे पहले यहीं 10/3 16/4 हम लोगों ने कर दिया। ये 3.3 आया, जबकि ये 4 आया। छोटा है, स्मॉलर है, मतलब ए जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? ए हो गया। तो इस 3.3 के ही 2 गुना ये बनेगा। देख लीजिए 10/3 इंटू 2 टाइम्स। ये डी कितना बनेगा? 5 गुना बन जाएगा 10/3 के। और ये जो बी है, जो एक्सेस रिएजेंट है, ये क्या है? बी क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। वो कितना कंज्यूम होगा? तो ये 4 गुना कंज्यूम होगा 10/3 के। और कितना ये अनरिएक्टेड रहा? तो 16 मोल लिया गया था, जिसमें से 40/3 मोल क्या हुआ है? खर्च हो गया है, माइनस कर लेंगे तो कितना अनरिएक्टेड बच जाएगा। देख लीजिए कितना आसान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अब नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन, ये अमोनिया बनाने का मेथड है, हैवर्स प्रोसेस इसको बोलते हैं हम लोग। क्या किया है? एक इक्वेशन दिया, इसको आपने बैलेंस कर लिया। अब नाइट्रोजन का 10 मोल दिया और हाइड्रोजन का 9 मोल दिया है। पूछ रहा है कि अमोनिया का कितना मोल खर्च हुआ। सिंपली हम लोग क्या करेंगे? 10/1 9/3। ये 10 आ गया है 3, तो जाहिर सी बात है 3 छोटा है, मतलब हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन है। तो इस 3 का 2 गुना ये बनेगा, तो 3 दूना 6 मोल, 6 मोल बन गया। देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ए एंड नाइट्रोजन कितना खर्च होगा? तो इस 3 का 1 गुना, यहां पर 1 है तो 1 गुना मतलब 3 मोल खर्च होगा। था 10 मोल, 10 मोल में से 3 मोल को आपने माइनस कर लिया, 7 मोल बच गया है, अनरिएक्टेड है एक्सेस रिएजेंट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहां पर अब मोल ना दे करके वेट दे दिया, मास दे दिया, तो 2 रिएक्टेंट का मास दे दिया है, तीसरे का मास पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं? मास मास रिलेशनशिप पर बेस्ड है। जहां पर रिएक्टेंट का मास दिया, प्रोडक्ट का मास पूछ दिया, प्रोडक्ट का मास दिया, रिएक्टेंट का मास दिया, एक रिएक्टेंट का मास दिया, दूसरे रिएक्टेंट का पूछ दिया कितना खर्च हुआ। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो अब पहले मोल दिया रहता था, अभी क्या है? मास दिया हुआ है, तो मास को पहले क्या करेंगे हम लोग? मोल में बदल देंगे। तो इतना मोल आ गया, नाइट्रोजन 25/7, हाइड्रोजन का 50 मोल आ गया। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। इसमें 1 से डिवाइड करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। जाहिर सी बात है 25/7 स्मॉलर है, इस लिमिटिंग रिएजेंट इस बार कौन है? नाइट्रोजन है। तो इस लिमिटिंग रिएजेंट का ये जो 25/7 आया, इसके 2 गुना अमोनिया बनेगा। देख लिए 25/7 का 2 गुना तो 50/7। लेकिन हम लोगों से तो वेट पूछ रहा है, हम लोग क्या निकालिए? 50/7 मोल अमोनिया का बना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? वेट में कन्वर्ट करेंगे। वेट में कैसे? मोल दिया हो तो वेट कैसे निकलता है? मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर मोल इंटू मोलर मास 17, अमोनिया का मोलर मास 17 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमोनिया का वेट निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, नाइट्रोजन, यही इक्वेशन है, वॉल्यूम दे दिया, 10 वॉल्यूम दोनों का दे दिया। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बात लिख दिया है कि अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे क्वेश्चन बोलते हैं जो वॉल्यूम पर बेस्ड होता है। इसमें गे-लुसियस लॉ काम करता है, जहां पर गैसियस वॉल्यूम ट्रीट किया जा रहा है मोल के जैसा। देखिए वॉल्यूम रिलेशनशिप सबसे पहले गे-लुसियस ने ही पढ़ाया था, इसलिए गे-लुसियस को हम लोगों को भूलना नहीं है। वो क्या कहता है कि वॉल्यूम को यूज करिए मोल के तरह।
मतलब मोल में कन्वर्ट करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तो 10 वॉल्यूम है 10/1 कर दिए, 10 वॉल्यूम 10/3 कर दिए, छोटा यह है। इस वजह से लिमिटिंग रिएजेंट इस समय कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन आ गया, कितना आ गया इसका सर 10/3 आ गया, इसके 2 गुना बनेगा, देख लीजिए इतना वॉल्यूम बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब जरा सा देखिए, एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम लोग स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं, इसलिए छोटे से छोटे क्वेश्चन से शुरू किए हैं। स्टेप वाइज इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 एंड H2O आर फॉर्म्ड when 32 ग्राम मीथेन गैस इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर। मतलब ये देखिए मीथेन कितना है 32 ग्राम। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, इसका मोल निकालना होगा। वेट बाई मोलर मास करके आपने मोल निकाल लिया, 2 मोल आया। अब 2 मोल इसका दिया है तो इसका SR निकाल लीजिए। SR कितना होगा 2/1, मतलब 2 आ जाएगा। अब इस 2 के कितना गुना, 1 टाइम्स बनेगा CO2 और 2 टाइम्स बनेगा H2O। देख लीजिए मोल कितना आ गया, 1 × 2, 2 मोल बना, वेट निकल गया। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O 2 टाइम्स बनेगा ये, तो 4 मोल बनेगा। ठीक है, देखिए जरा ये क्वेश्चन आ गया। अब कंबसन, अब देखिए यहाँ पर हम लोग मीथेन को जलाए थे। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर हाइड्रोकार्बन्स पर। हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम लोग CXHY से डिनोट करें तो इसके लिए यह बैलेंस इक्वेशन होता है। इसमें क्या है ट्रिक हम बता देते हैं। ये जितना कार्बन है उतना ही CO2, उतना मोल CO2। X कार्बन है तो X, 1 कार्बन है तो 1 CO2, 2 कार्बन है तो 2 CO2, 5 कार्बन है तो 5 CO2। जितने कार्बन है उतने मोल CO2 का बनेगा और जितना हाइड्रोजन है उसका आधा बन जाएगा H2O। ठीक है, तो X है तो X CO2, Y है तो Y/2 H2O। O2 को बैलेंस कीजिएगा, क्या होगा X + Y/4, है ना। अब देखिए इस बैलेंस में अब क्या है कि पहले या अभी भी यह बताना जरूरी होता है हाइड्रोकार्बन में कौन कौन है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। इन सबों के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं CnH2n+2। इसके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखा गया है। रूल वही है कि जितना कार्बन है, जैसे n कार्बन है तो n CO2, 2n+2 हाइड्रोजन है तो n+1 H2O बनेगा। वही चीज है, कोई अलग नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर n है कार्बन तो n CO2, ठीक है, और 2n हाइड्रोजन है सो 2n/2 n H2O हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हाल है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। क्या याद रखना है कि जितना कार्बन हाइड्रोकार्बन में है वह सब CO2 में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जितना हाइड्रोजन है वो सारा का सारा हाइड्रोजन वाटर में जाता है। इसलिए CO2 उतना ही बनेगा जितना मोल कार्बन हाइड्रोकार्बन में होगा। अगर n कार्बन है तो n मोल CO2 बनेगा, लेकिन अगर Y हाइड्रोजन है तो Y/2 H2O बनेगा। और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लीजिए इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन या उसके कुछ डेरिवेटिव्स हैं जिसमें हेलोजन वगैरह नहीं है, वो सब है। तो देखिए मीथेन को जलाया गया, फिर इथेन को जला रहा है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इथीन, एसिटाइलिन, बेंजीन, इथेनॉल, एसिटिक एसिड। इन सबों को ऑक्सीजन से जलाइएगा तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलेगा, वाटर। मतलब इनको, इनमें से किसी एक को भी जलाइएगा। तो हम लोग जैसे घर में खाना बनाते हैं उसमें क्या होता है, सिलेंडर में ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन वगैरह होता है, उसको जला करके हम लोग क्या करते हैं, यही बनाते हैं। साथ में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, उसी हीट से हम लोगों का खाना पकता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने की बात है, इसको बैलेंस कर रहे हैं। ध्यान देना है कि ये कितना है, देखिए 2 कार्बन है तो 2 ही CO2 है, 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2O बन गया, 3 कार्बन है तो 3 CO2, 8 हाइड्रोजन है तो 4 H2O, 4 कार्बन है तो 4 CO2, 10 हाइड्रोजन है तो 5 H2O। देख रहे हैं, 6 कार्बन है तो 6 CO2, 14 हाइड्रोजन है तो 14 का आधा 7 H2O, है ना। ये इथीन है, 2 कार्बन है तो 2 CO2, 4 हाइड्रोजन है तो उसका आधा 2 H2O, और ऐसा करके ऑक्सीजन को काउंट कर लीजिए, ऑक्सीजन काउंट करके यहाँ बैलेंस कर लीजिए, यही है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो 16 ग्राम वेट दिया है, पहले मोल निकाल लेंगे। ठीक है, मोल निकाल लिए, 1 मोल आ गया, 1 मोल आ गया तो 1, इस यहाँ पर तो 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 1/1 मतलब 1 हो गया।
1 हो गया। अब इस 1 का 1 गुना बनेगा CO2, 2 गुना बनेगा H2O। H2O पूछा जा रहा है तो 1 गुना 2 मतलब 2 मोल। उसका वेट पूछा जा रहा है 2 मोल। 1 मोल का मास 18 ग्राम है तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये पार्ट 2 है स्टोइकियोमेट्रिक, है ना। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए काफी हितकारी लाभकारी वीडियो है। इस वीडियो को आप देखिए। ठीक है कि 1.5-2 घंटे की पढ़ाई हमने 20-25 मिनट में कवर कर दिया इस वीडियो में, लेकिन आप लोग इसको बार बार देखिए, बार बार देखिए, पूरा वीडियो देखिए। आपको हम दावा के साथ कहते हैं कि आपके स्टोइकियोमेट्री को ये अच्छा कर देगा। मोल कंसेप्ट की एक अच्छी समझ आप में आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।